नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में इतनी तेजी आ चुकी है, तो क्या अब इसमें गिरावट की संभावना है? अगर गिरावट की संभावना है तो कब है, या ये तेजी जारी रहने वाली है? इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे लोग 3-4 दिन से बोल रहे थे कि आप वंदना भारती जी को लेकर आइए, हमें उनके ऊपर ही विश्वास है। तो आज मैं जो है वंदना भारती जी के साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूं दोस्तों। चलिए वंदना जी का वेलकम करते हैं। नमस्ते वंदना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को धनतेरस दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। वंदना जी, आपके इतने सारे फैंस हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ वंदना जी की बात सुननी है और वंदना जी को आप इंटरव्यू के लिए लेकर आइए, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया और आप तुरंत तैयार हो गए, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वीरेंद्र जी। सो मैम, कितना भाव बढ़ चुका है? सोने से पहले चांदी की चर्चा करते हैं। चांदी में अगर मैं देखूं, सराफा बाजार और एमसीएक्स में 30,000 रुपए का अंतर आ रहा है मैम। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूंगी। उनका ट्रस्ट है जो ज्यादा मेहनत करने के लिए हमें एनकरेज करता है, और ताकि उनका विश्वास बना रह पाए हम लोगों पे। और दूसरी चीज है, यही इसी को लाइन अप करते हुए मैं बोलना चाहूंगी कि इतने बड़े टाइम पीरियड में जितनी हमने पढ़ाई की है, पास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और जो हम लोगों ने देखा है खुद से अपने करियर में, ये रिकॉर्ड हाई और इस तरीके का जो एबनॉर्मल मूवमेंट है वो आता हुआ हम लोगों ने नहीं देखा था। पहले ये कहते हैं ना कि इंटरनेशनल से मतलब ग्लोबल से अब ये वोकल हुई। पहले तो हम लोगों ने देखा कि सप्लाई साइड स्क्वीज था, वो इंटरनेशनल था। आज जवेरी की न्यूज आ रही है कि वहां पे भी उन्होंने मतलब फिजिकल सिल्वर देने से मना किया है। तो कुछ तो है यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब कि फिजिकल स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से चांदी में अभी भी मुझे नहीं लग रहा है वीरेंद्र जी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनफॉल है, जिस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में और एक्सचेंजेस में। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा गैप ये नॉर्मल नहीं है, और ये गैप नॉर्मलाइज होना चाहिए। इसके दो यहाँ पे कंडीशंस हो सकते हैं, या तो फिजिकल का प्रीमियम यहाँ पे कम हो, या फ्यूचर्स जो है वो यहाँ पे आउट परफॉर्म करे फिजिकल मार्केट को। तो उसमें तो मुझे लग रहा है कि $55 अभी चांदी यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम है रेगुलेटेड नहीं है अभी फिजिकल मार्केट का, जिनका जितना मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जितना प्रीमियम वो ले सकते हैं वो भी ले रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि फिजिकल सिल्वर या ईटीएफ के लिए आप ना मतलब ऑप्ट करें, मार्केट को थोड़ा नॉर्मलाइज होने दे। दूसरी चीज है कि अगर आप आउटलुक की बात कर रहे हैं तो आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। जी मैम। सो सिल्वर की अगर हम बात करें, एक एक दिन में मैम 8-8 हजार रुपए की तेजी, 2 दिन तक लगातार, एक दिन 8 हजार, एक दिन 6 हजार से भी ज्यादा तेजी। मतलब नीचे जिन्होंने, नीचे के भाव जो इंतजार कर रहे थे कि नीचे कुछ मिलेगा, उनको जो है 2 दिन में 15-17 हजार रुपए, और सराफा बाजार में तो 30-40 हजार रुपए पिछले एक हफ्ते में चांदी बढ़ चुकी है। अभी इस समय लोगों के मन में ये सवाल है, बहुत सारे लोग कमेंट भी लिख रहे हैं। आगे मैं आउटलुक और पूछूंगा आपसे भारतीय टर्म्स में कि अभी क्या करें। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे लिख रहे हैं, क्या अभी भी ले ले चांदी? दो तीन तरह की चीजें आ रही है लगातार क्वेरीज वीरेंद्र जी। पहली बात यह है कि उसको मैं कैटेगराइज करना चाहूंगी तीन कैटेगरी में: फिजिकल, ईटीएफ और डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में जिनको चांदी लेना है उनके लिए अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव मूव है, वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड होगी हर चीजों में। आप इंट्राडे लीजिए, स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, इसको कैरी फॉरवर्ड मत करिए। एक दिन में यहाँ पे $2-3 की मूव आ रही है। $2-3 और $5 की मूव अगर आप याद करेंगे तो ये महीनों की मूव होती थी जो हम एक दिन में देख रहे हैं। ईटीएफ बाइंग के लिए अभी बहुत सारे बैंक्स हैं, उन्होंने अभी मतलब स्टॉप करा हुआ, तो ईटीएफ बाइंग के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। और इंतजार करके जब आपको अलाउ हो फ्रेश पोजीशन लमसम लेने का, तब आप यहाँ पे करिए। और प्राइसेस बहुत हायर साइड है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं कुछ मना करूंगी तो वो मैं करूंगी आपको फिजिकल में, क्योंकि अगर आप ईटीएफ बाइंग में अगर अवेलेबल है वो भी अगर आप करते हैं तो आपको एमसीएक्स का जो रेट आ रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो वो तो आप चलिए एमसीएक्स के रेट के हिसाब से, आप इंटरनेशनल रेट के हिसाब से आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। लेकिन फिजिकल बाजार में जो हमारा 1.60 की चांदी यहाँ पे है, ये आपको अगर
कहीं का है तो कहीं 2,06,000 है, अगर आप साउथ जा रहे हैं वो 2,18,000 है, वहां पे मैं मना करूंगी कि आप उसको बाइंग ना करें, क्योंकि आपको 3% का जीएसटी है, 5% आपको मेकिंग चार्जेस है। तो जो लोग फिजिकल करना चाह रहे हैं वो भले ही फॉर द टाइमिंग आप ईटीएफ में आ जाइए, डेरिवेटिव में आ जाइए, लेकिन फिजिकल को अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बैकवर्डेशन में है, सप्लाई साइड थोड़ा भी अगर यहाँ पे स्मूथ होता है तो 2-3 महीने के वेट के बाद आप यहाँ पे फिजिकल में फिर से एंट्री करिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो गैप है एबनॉर्मल है, ये बहुत दिनों तक स्टे नहीं करेगा। जी मैम, आपने जैसे कहा बैकवर्ड जो स्पॉट और फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में मैम मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभी थोड़ा सा फ्रीज हुआ था वेद जी। जी 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 जी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था मैम, ये जो डिफरेंस है, क्या वाकई में चांदी खत्म हो गई? चांदी तो यही है, कोई कोई बड़ा प्लांट तो लगा नहीं कि जिसने सारी चांदी ले ली और हजारों टन उसके पास चांदी पहुंच गई और चांदी पूरी मार्केट से गायब हो गई। चांदी तो मार्केट में ही घूम रही है ना, जो चांदी है वो तो यही है चांदी। वीरेंद्र जी, जब चीजें इतनी ज्यादा मतलब हाइप हो जाती हैं, अब इसे मैं हाइप का नाम देना चाहूंगी। और अब मैं बोलूंगी कि खासकर 7 अक्टूबर की बाद की जो रैली है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया, जब एक दिन में 7-7 हजार 5-5 हजार रुपए बढ़ रही है। अभी तक मैंने भी कहा था, और मुझे याद है कि मैं 2023 से बोल रही हूँ कि चांदी खरीदिए, चांदी खरीदिए। और अब मैं ही यहाँ पे बोल रही हूँ कि अब ये जो हाइप क्रिएट हो रहा है, स्पेकुलेटिव बाइंग यहाँ पे आई है, तो कभी भी जब स्पेकुलेटिंग बाइंग आए और हाइप आए, तो ऐसे समय में आप रुकिए। और काफी सारी कमोडिटीज हैं या अदर चीजें होती हैं जिसमें आप देखेंगे कि जब एक फियर फैक्टर मार्केट में होता है, या तो फोमो भी है और यहाँ पे फियर फैक्टर भी है कि चांदी खत्म हो जाएगी। ऐसे केसेस में होर्डिंग के भी यहाँ पे काफी सारा जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। जिनके पास चांदी होती है वो भी नहीं निकालते कि शायद उन्हें और प्रीमियम मिले, तब वो यहाँ पे रिलीज करें। और एलबीएमए से भी इस तरीके का वो है कि एलबीएमए में भी चांदी जितना स्कैसिटी दिखा रहे हैं उतना है नहीं। और कॉमिक्स से अब यहाँ पे जो स्टॉक्स रिलीज होके एलबीएमए भी जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत जो यहाँ पे होर्डिंग, मुझे लग रहा है कि होर्डिंग है और नंबर्स इसे डिपिक्ट कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वीरेंद्र जी, जब वो अपनी प्रीमियम को लेके स्टॉक्स को रिलीज करेंगे, तब जाके ये जो बीच में जो गैप है आपको फिजिकल और फ्यूचर्स के बीच का, ये मिनिमाइज होगा। और ये मिनिमाइज होना शुरू हो गया है। ये एलबीएम और कॉमिक्स का जो आर्बिट्रेज है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। तभी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करें चांदी में एंट्री के लिए। जी मैम, जैसे आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जो स्पॉट का प्राइस है वो तो जो एमसीएक्स का प्राइस है उससे 30-40 हजार रुपए ऊपर है। तो वो कब 5 हजार घटेगा, कब 10 हजार घटेगा, कब 15, 20, 25, 30, उसको आने में पता नहीं है। अभी कितना टाइम लगेगा, वो नीचे कितना आएगा। जो रियल प्राइस है एमसीएक्स का, जो कि फ्यूचर का प्राइस है 1,60,000। तो इसीलिए आप शायद कह रही हैं, क्योंकि अगर आप आज 2 लाख में चांदी खरीद लेते हैं और वो प्रीमियम, क्योंकि ये प्रीमियम कोई डिसाइडेड नहीं है, मतलब किसी एक जगह से डिसाइडेड नहीं है ये प्रीमियम। जैसे नॉर्मल पहले क्या होता था कि 1,60,000 अगर चांदी है तो उसमें 2,000-3,000 प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता था। पर अब प्रीमियम हर जगह अलग अलग हो गया है, हर शहर में अलग अलग हो गया, हर दुकान पर प्रीमियम अलग अलग है। तो ये प्रीमियम कैसे कम होगा? एक तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि मान लो कल को ये सब चीज सिचुएशन भी नॉर्मल हो जाती है, तो भी चांदी 1,70, 1,80 में हो सकता है आपको फिजिकल में मिले और एमसीएक्स में आपको कम में मिले। एक बात और पूछना चाहूंगा, भारतीय टर्म में कैसे देख रहे हैं मैम अभी 2-3 महीने चांदी के आप? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि चांदी में न्यू पोजीशंस बनी है। मैं पोजीशंस को ट्रैक करती हूँ और मैं यहाँ पे लॉजिकली लेवल्स को देना चाहती हूँ। और मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं देना चाहती हूँ कि यहाँ से पैसा उठाएगा, लेकिन मैंने जो पोजीशंस बनते हुए देखे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, 55 के बाद ये 58 और 60 दो बन रहा है। तो अगर उसके हिसाब से अगर देखूं तो मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगी, क्योंकि लोग इस जल्दबाजी में भी है कि मैं बोलूं कि यहाँ से टॉप हुआ है और यहाँ से करेक्शन बड़ी तेजी में आएगा। नहीं, यहाँ मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी कि एक बार अगर स्पेकुलेटिव रैली हो चली है तो एक बार ये 1,70-75 को
के ही फिर यहाँ पे वापस आने के चांसेस बन रहे हैं। उससे पहले अगर आता है तो एक लेवल मैं देना चाहूंगी, जब तक यहाँ पे चांदी 1,45,000 को नहीं तोड़े तब तक उसे आप अपसाइड की कैटेगरी में मतलब रखिए। जब आपको लगेगा कि 1,45,000 से नीचे क्लोजिंग आ रही है तब आप इसे मान के चलिए कि फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा, और 2-3 कैंडल्स तो यहाँ पे बनने ही चाहिए बेयरिश, तब जाके करेक्शन का एक स्टेबिलिटी मतलब आएगा चांदी में। नहीं तो मुझे वीरेंद्र जी लग रहा है कि हमें 1,70 1,75 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। बस ये है कि दिवाली से पहले मुझे ये लेवल्स आता हुआ फिलहाल नहीं लग रहा है। मैम एमसीएक्स पे तो 5,000 घट जाएगा, मैं वही कह रहा था कि एमसीएक्स पे तो 5,000 या आपने 1,45,000 बोला, आज 1,60,000 है, 15,000 घट जाएगा। पर जो स्पॉट प्राइस है वो किस प्रकार से घटेगा, वो एक जो लोग हैं आम लोगों के मन में ये जरूर सवाल है कि मान लो एमसीएक्स और उसका इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया है कि यहाँ पर भाव कितना कम होगा तो वहां पर पूरी तरह से नीचे आएगा भाव। ये एक बहुत बड़ा आज की डेट में सवाल लोगों के मन में हो चुका है, क्योंकि एमसीएक्स से अभी डीकपल हो चुका है मार्केट। स्पॉट मार्केट एमसीएक्स से डीकपल हो चुका है। स्पॉट मार्केट अपनी चाल चल रहा है, एमसीएक्स अपनी चाल चल रहा है, दोनों में अभी कोई कपलिंग नहीं है जो पहले होती थी। वीरेंद्र जी, इसमें मुझे लगता है कि हम इसको सिर्फ स्पेकुलेटिव या ये नहीं कह सकते हैं कि एक मनमानी है, क्योंकि जहां से हम इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बैंक्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्हें भी वो प्रीमियम पे मिल रहा है। दूसरी चीज है, जब कोई चीज बहुत प्रीमियम पे मिलती है, शिपमेंट कॉस्ट आता है, एयरवेज से भी यहाँ पे चांदी आ रही है, तो एयर फेयर है, एयरवेज है, शिपमेंट है, जीएसटी है, उनको फिजिकल धरातल पे आके बहुत सारे टैक्सेस देने होते हैं, तो इसका एक प्रीमियम देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ समझ में नहीं आ रही है, जो प्रीमियम है चांदी में स्पॉट और फ्यूचर्स का, वो पैन इंडिया आपको अलग अलग है। ये बहुत सारे मुझे ग्राउंड मतलब रिपोर्ट आ रही है कि अगर ये जयपुर में कुछ है तो जयपुर में अगर 30 है तो साउथ जाते जाते ये 45-50 हो रहा है। तो मुझे बस इस बात का वो है कि ये गैप जो है ये रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो ये हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, और इसमें इसके हिसाब से मतलब काम मतलब गैप लेना चाहिए। और एक बात तो सही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो उन्हें सप्लाई कर रहे हैं वहां भी सप्लाई टाइटनेस है, और वहां से भी वो प्रीमियम पे ही ले रहे हैं हमारा भारतीय बाजार। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सितंबर का इंपोर्ट था वो भी यहाँ पे डबल हुआ है। तो जब सरकार हो या फिर सेंट्रल बैंक्स हो, जब वो चांदी और सोना खरीदने लगती है ना, तो एक होड़ सी लगती है हमारे में भी, हम भी एक फियर फैक्टर में रहते हैं कि सरकार खरीद रही है, सेंट्रल बैंक्स खरीद रही है, तो हमें भी यहाँ पे खरीदना चाहिए। नहीं, हमें वेट करना चाहिए, हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे वेट करना चाहिए। उनका ध्यान कुछ और है, उनका जो लक्ष्य है इसके खरीदने के पीछे का सेंट्रल बैंक्स का कुछ और है, और हमारा यहाँ पे कुछ और है। तो जब हमें निवेश करना है तो हम प्रीमियम को जाने देंगे, हम तो ही यहाँ पे निवेश करेंगे। नहीं तो मैं बात ये आपके प्रोग्राम में पहली बार कह रही हूँ वीरेंद्र जी, जो 3 लाख में जैसे जवेरी में आ रहा है कि वो 3 लाख पे भी ऑफर कर रहे हैं चांदी का, जो 3 लाख में यहाँ पे चांदी लेंगे वो साल भर के लिए यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से चांदी का जो टारगेट है 3 लाख आने में भी साल से 1.5 साल लगेगा, साल भर तो एटलीस्ट यहाँ पे लगेगा एमसीएक्स पे। और जब ये प्रीमियम यहाँ पे कम होगा तब उन्हें लगेगा कि हम तो बहुत हायर साइड लेके बैठे हैं। तो जिस तरीके से डेरिवेटिव में पोजीशन लेके लोग फंसते थे, इस बार शायद पहली बार इतिहास में ऐसा हो कि लोग फिजिकल में पोजीशन लेके फंसेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डिजिटल में लेके रखिए, या तो जी, डिजिटल सिल्वर ले लीजिए, या डिजिटल में ईटीएफ ले लीजिए, या आप एक्सचेंज पे ले लीजिए। ये 3 वेज हैं। मुझे एक्सचेंज बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे वीरेंद्र जी। एक्सचेंज में गोल्ड का एक फ्यूचर्स है ना, गोल्ड 10 है। डिलीवरी भी तो ले सकते हैं ना आप इस भाव में लेके। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुझे वो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लगता है। गोल्ड 10 है, गोल्ड 10 में आपको मतलब जहां तक मुझे याद है उससे मेकिंग चार्जेस नहीं है। जी तो मैम। वो चीज अगर वहां पे 5% मिसिंग है जो बाजार में हमें देना पड़ रहा है, और आप वहां से लेते, एक तो आपको मतलब 40% का 20% का आपको, ये मैं गोल्ड 10 चांदी की बात नहीं कर रही हूँ, तो आपको वहां तो एक तो आप प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं, मेकिंग चार्जेस वाला आपको वो मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो आप डिलीवरी ले लीजिए, चांदी की भी डिलीवरी लीजिए और ये भी लीजिए, आप गोल्ड की भी डिलीवरी लीजिए। इंश्योर करिए कि वहां पे आपको डिलीवरी जो है वो मिले, बड़े पोजिशन आप यहाँ पे अवॉइड करें। जी मैम। सो सोने को अभी कैसे देख रहे हैं आप? गोल्ड में भी, गोल्ड चांदी के पीछे अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि चांदी के पीछे सोना छुप गया है, और $4200 आज कॉमेक्स फ्यूचर्स में क्रॉस कर गया सोना। चांदी की स्कैरसिटी ने इसे बहुत ज्यादा वो कर दिया है। और एक चीज, दो चीज बदली है 2025 में वीरेंद्र जी।
पहली बार ये क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में आया और पहली बार ये आया है स्ट्रैटेजिक रिजर्व के रूप में। तो जो दो इसमें वो लगे हैं ना, बोलते ताज में दो मतलब और वो लगना, तो मुझे वो लगता है कि ये दोनों चीजों ने चांदी को और ज्यादा नर्वस वाले कैटेगरी में रखा और ज्यादा इसे क्रिटिकल कर दिया और लोग चांदी के पीछे पड़े, क्योंकि अब जब यूएस ने इसे क्रिटिकल मिनरल्स में डाला है तब तो यहाँ पे नॉर्मल अब लोग काफी ट्रैक करते हैं, न्यूज को काफी ट्रैक करते हैं, काफी स्मार्ट हो गए हैं, तो उनको पता है कि अब यहाँ पे ये कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी और ये हमें लेना है। मुझे सोना के बारे में यहाँ पे लग रहा है वीरेंद्र जी कि फॉर द टाइम बिंग चांदी का जो आर्बिट्रेज है ना, इसने पूरा ध्यान लेके रखा है, लेकिन सोना यहाँ पे बड़े शांति से $4500 के करीब जाती हुई नजर आएगी। तो 4250 तो अब आप, मैंने लास्ट आपसे कहा था 4250, तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि आज से कल का एक दिन का वो है। अब यहाँ पे सोने में जो न्यू पोजिशनिंग हो रही हैं वो $45 पे हो रही हैं, $4500 पे। तो जब $4500 पे होगी और चांदी थोड़ा सुस्त पड़ेगी तब लोगों का ध्यान यहाँ पे फिर से सोने में जाएगा। दो चीजें यहाँ पे बदली हैं। एक तो कल पॉवल के स्टेटमेंट से ये लगा कि हाँ, आने वाले समय में अक्टूबर एंड में आके अपना सोन मतलब कि एक रेट कट यहाँ पे होगा। दूसरी चीज है कि चाइना से यहाँ पे फिर से जो टसल है वो बड़ा है। ये दो चीजें जो है ना वीरेंद्र जी, ये मतलब ये मंथ एंड में गोल्ड को एक तेजी देगा। जो गोल्ड अभी लग रहा है, हालांकि गोल्ड सुस्त नहीं है वीरेंद्र जी, लेकिन चांदी के सामने इसकी चमक थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो बाद वाला समय होगा ना, इस बिल्कुल लास्ट लेग जो होगा इस मंथ का, वो यहाँ पे गोल्ड का होगा। और गोल्ड ने क्या चीज को इग्नोर करा है? गोल्ड ने इग्नोर करा है इजराइल के पीस को, जो सीज फायर वाली न्यूज को भी इसने इग्नोर कर दिया। इट मीन्स कि गोल्ड अपने आप में अभी बहुत स्ट्रांग है। भारतीय टर्म्स में सोने का भाव कैसे देख रही है मैम? अब तो मुझे लग रहा है कि 30 वाला लेवल तो यहाँ पे पार ही हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अगर 2025 की बात करूं तो मुझे 1.35 और 1.40 वाला रेंज आता हुआ लग रहा है, 1,35,000 1,40,000। और अगर 4500 के हिसाब से ले तो वो वाला रेंज तो बड़े आसानी से भारतीय बाजार में आएगा। और आज अपनी मार्केट थोड़ी सी डिकपल हुई है वीरेंद्र जी, क्योंकि इन्फ्लेशन कम है, क्रूड का दाम भी अभी कम है, तो अपना रुपया यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है। तो रुपी टर्म्स में मुझे लग रहा है जैसे कि आज कॉमिक्स पे 1% बढ़ा है, हमारे यहाँ 0.5% बढ़ी हुई है, बढ़ा हुआ है गोल्ड। अभी का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मतलब 10 मिनट पहले ऐसा था। तो मुझे लग रहा है कि अगर रुपया थोड़ा सा यहाँ से अप्रिशिएट होता है, हालांकि ज्यादा अप्रिशिएशन का यहाँ मामला नहीं है, अगर 87 86.5 भी जाता है तो अपना गोल्ड अभी से थोड़ा सा थम सकता है। तो इसे हम 1.35 1.40 तक लेके चल सकते हैं 2025 का। आगे मैं और चर्चा करूंगा मैम, उससे पहले कुछ लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या एमसीएक्स से मिलती है डिलीवरी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वहां पर ये इस चीज को बोल रहे हैं कि आप बताइए कि डिलीवरी देता है। तो अभी मार्केट में तो 1.80 2 लाख का भाव है और यहाँ 1.60 का भाव है। 40,000 इधर बेचो इधर खरीदो। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं, और फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं विद वो हम क्या कहते हैं कि मतलब क्वालिटी एश्योरेंस के साथ। 999.5 है, 999.9 है, मतलब कि आप 24 कैरेट में यहाँ पे गोल्ड ले रहे हैं। पहले क्या था ना, जब हॉलमार्किंग नहीं थी वीरेंद्र जी, तो बहुत मामला आता था यहाँ पे, वो खाद वाला सोना का आता था, है ना, इम्प्योरिटी का आता था। तो ज्वेलर्स तो अब हॉलमार्किंग करने लगे हैं। ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी आपको हॉलमार्किंग के साथ आपको दे रहा है। आप जाइए वहां पे, आप फिजिकल डिलीवरी लीजिए, बहुत सारे इनके डिलीवरी सेंटर्स हैं, लेकिन उससे पहले उसके जो मतलब डिटेल्स है उसको आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद कहाँ कहाँ इनकी डिलीवरी हो सकती है वहां पे आप डिलीवरी लीजिए। और यही टाइम है जब हम एक्सचेंज का हमें फायदा उठाना चाहिए, और भारतीयों को पता चलना चाहिए कि कमोडिटी एक्सचेंज किस तरीके से काम कर रही है, और प्रैक्टिकली हम वहां से कैसे डिलीवरी ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। मैम कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो हमने हेडिंग भी लगाया हुआ है, सोने चांदी में गिरावट कब आएगी, और आएगी तो नीचे के लेवल एक बार आप फिर से बताइए, जो बाद में हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा बताइए कि नीचे के लेवल मतलब कहाँ से हमको लगे कि ये लेवल आ जाएगा सोने और चांदी में, तो यहाँ से थोड़ी बहुत संभावना बनती है। कुछ लोग बोल रहे हैं धनतेरस के बाद डिमांड कम हो जाएगी तो गिरावट आएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके शायद नहीं आएगी। पर अभी ट्रंप और उनके फैक्टर, रेट कट, फेड, अनसर्टेनिटी, टैरिफ, नया अभी 2.0 ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है चीन और अमेरिका के बीच में, तो और सेंट्रल बैंक की बाइंग जारी है, ईटीएफ की बाइंग जारी है। वीरेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी से मुझे ये जवाब देना पड़ेगा।
नहीं, और आप सबसे लेवल पहले मैं बताइए। हाँ, जी उससे क्या क्लियरिटी हो जाएगी उनको। सॉरी, मैंने हाँ आपको हाँ रोका इसके लिए। हाँ क्योंकि मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं दर्शक, सबसे पहले उनको नमस्कार। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी धनतेरस के बाद हमारा भारतीय बाजार का फिजिकल डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल डिमांड जो है वो बना रहेगा। और जब एक सेंट्रल बैंक बाइंग करती है तो वो टन्स में बाइंग करती है। अब जैसे ब्राजील ने सितंबर में 12 टन की खरीदारी करी है, तो बड़े बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे सोना को खरीदा जा रहा है। और एक न्यूज आई थी, मैं सबसे पहले देखती हूँ ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी। उसमें ईसीबी ने कहा है कि मतलब वो तो बाइंग कर ही रहे हैं, साथ में वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हार्ड कैश अपने घर में रखें। इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं आया करती थी। तो मतलब कि चीजें मतलब इतनी नॉर्मल है नहीं, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स जो है वो बाइंग कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अभी हमारा जो फिजिकल डिमांड है 25 में बहुत कम है, लेकिन सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो वो कॉम्पनसेट करेगा। और धनतेरस के बाद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा प्राइसेस में, वो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे नहीं रहेगा। और कहाँ पे यहाँ पे करेक्शन आए, तो हम सोचे कि यहाँ से एक बढ़िया करेक्शन दिख सकता है। ये लेवल बहुत नीचे का बन रहा है, लेकिन ये लेवल है आपको $39.78 का। जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है गोल्ड, तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्राइसेस जो है ये मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा कोई करेक्शन लेगा। अभी ये 4200 है, और आपको मान के चलिए कि 39.75 वाला लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता है, तब तक आप इसको बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं मानिए। उसके बाद पहला लेवल जो आएगा ये 3850 आएगा, फिर यहाँ पे 3700 वाला लेवल आ सकता है। लेकिन एक चीज बता दूं, 3900 से फिर से वापसी हो सकती है। अब मैं इसको अपने एमसीएक्स बाजार में बताऊंगी, क्योंकि लोग भारतीय बाजार में ट्रेड करते हैं। मुझे लग रहा है कि जब तक 1,20,000 18,000 से नीचे नहीं ट्रेड करता है, तब तक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे गोल्ड में नहीं है। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बार ये कंसोलिडेट करने का कोशिश किया था 1,44,000 के नीचे। जब तक 1,44,000 से नीचे ना आए, तब तक आप ये मान के नहीं चलिए कि इसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन मतलब की देखने को मिल सकता है। जी, चांदी का भी बता दिया भारतीय टर्म में मैम। जी, ये मैंने 1,44,000 बताया वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आके 3-4 दिन मार्केट काफी कंसोलिडेट की थी, तो अब वही इसका एक सपोर्ट बनेगा। उसको अगर तोड़ता है तब जाके हम लोग यहाँ पे एक बार 1,40 आता देख सकते हो। तो मैक्सिमम साइड मुझे 1,44,000 1,40,000 लग रहा है। टाइमिंग्स यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये लेवल्स आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वंदना जी, एक दर्शक ने और सवाल पूछा है। सॉरी, मैं समय से ज्यादा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पर डिस्कशन अच्छा हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि कंटिन्यू करना चाहिए इस डिस्कशन को। किसी के पास फिजिकल में सिल्वर रखी हुई है, वो पूछ रहे लगातार, और वो बोल रहे हैं कि क्या मैं अभी बेच दूं, फिर नीचे आएगा तब ले लूं, क्योंकि फिजिकल में अभी एमसीएक्स से 20, 25, 30 हजार रुपए जो उनको रेट मिल जाए मार्केट में जाके, और वो बाद में फिर नीचे आए तो खरीद ले। या मेरा इससे एक और आगे का सवाल है कि किसी के पास 100 किलो, 50 किलो, 30 किलो फिजिकल में सिल्वर रखी हुई है, अभी मार्केट में वो 1,80,000, 1,90,000, 1,95,000, दो जो भी भाव मिले उस पे उसको बेच दे। इधर एमसीएक्स में खरीद ले 1,60 में और जब डिलीवरी का टाइम आए तब इतनी डिलीवरी ले ले। इतनी बड़ी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं थी लाइफ टाइम में वीरेंद्र जी, मिली ही नहीं थी। मैं तो कहूंगी कि अभी मुझे नहीं लग रहा कि 2 लाख में, 2 लाख से ज्यादा का मुझे लग रहा है प्रीमियम मतलब बिकेगा ये फिजिकल में। और काफी लोग इसको मतलब अप्लाई कर रहे हैं कि, क्योंकि देखिए हम जब 10 केजी मतलब 100 केजी चांदी भी मैं काफी लोग यहाँ पे खरीदे हैं, मुझे पता है। तो वो निवेश के उससे खरीदे हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है मतलब बेचने का। वो बेचे और इसको रिक्रिएट कर ले पोजीशंस को। और यहाँ पे जब करेक्शन आता है ना, जो मैं बोल रही हूँ कि 1,55 1,44 वाला रेंज आता है, वो फिर से यहाँ पे बाइंग करे, उनको री एंटर होने का मौका यहाँ पे मिलेगा। साथ में वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे बढ़िया सा फिजिकल मार्केट में। तो एटलीस्ट वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो 50% पोजीशन में ऐसा करके देखें। और जिनको यहाँ पे लग रहा है कि मतलब कि मुझे बेच के दोबारा खरीदना है, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है वीरेंद्र जी। जो वो फिजिकल में अगर निवेश के पर्पज से वो बेचना चाहते हैं तो अभी बेचें। और जब भाव यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आना चाहिए थोड़ा नीचे, 1,50,000 1,60,000 ऐसे आना चाहिए, तो वो दोबारा उसको खरीदें और आने वाले साल भर के लिए उसको एटलीस्ट रखें। तो उन्हें एक बार फिर से 2.5 लाख वाला जो लेवल है वो यहाँ पे सिल्वर में आता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो, ये बहुत सही है कि फिजिकल वाला बेच के नीचे आए तो दोबारा खरीदना, नहीं तो एमसीएक्स पे खरीदना। नहीं मैम, क्या है कि एमसीएक्स को लेकर मार्केट में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, अप्रेंशन भी है, लोगों के मन में थोड़ी सी चिंता भी है, क्या मुझे अभी मैंने बेच दिया
मान लीजिए मैं डिलीवरी लेने गया, डिलीवरी जो सेलर है जिसने ऑलरेडी बेच रखा है सिल्वर पे, मान लो उसने डिलीवरी नहीं दी, डिफॉल्ट हुआ, कुछ हुआ, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है इसको आपको अपने वित्तीय सलाहकार से कंसल्ट करना है और उसके बाद ही, क्योंकि अगर आप अभी बेच देते और पता चला आपको नहीं मिला तो फिर आप कहीं दिक्कत में ना आ जाए। इसलिए हम सिर्फ एक जानकारी के पर्पज से आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं। एक और जो है मैम हमारे चेतराम जी शर्मा जो कि बहुत ही अच्छे से प्रिडिक्ट करते हैं, उनका सवाल है 1,72,000 क्या लग रहा है आपको चांदी? उनकी खुद की एनालिसिस बहुत अच्छी होती है वीरेंद्र जी, आपको भी पता है। और वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे मतलब अब निकलना चाहिए, और 1,72,000 के बाद तो मुझे लगता है कि 1,80,000 आए या जो भी आए, कभी कभी क्या होता है हमें अपना डिसिप्लिन्ड वे में टारगेट सेट करना चाहिए। चेतराम जी ये बहुत बढ़िया से करते हैं। उनको उसके बाद वो बोलते हैं कि आपकी मर्जी, आपको लेना बेचना, मेरा ये टारगेट है। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और मुझे लग रहा है कि 1,72,000 जैसे आ जाता है ना, तो इस मार्केट को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, भले ही वहां से 1,80 आ जाए, क्योंकि वहां से जब फॉल आती है ना, मैंने सिल्वर में एक दिन में 12% का भी फॉल आता हुआ देखा है। तो इमेजिन करिए कि इतने हायर साइड से अगर किसी दिन 10% का फॉल आया, तो अब हम ऐसा ट्रैप होंगे कि हम निकल ही नहीं पाएंगे। मार्जिन कॉल्स यहाँ पे आएंगे और वो बहुत पैनिक करेगा मार्केट को, और दूसरे दिन फिर फॉल आती है वैसे केसेस में। तो मुझे लग रहा है कि बिग मूव्स के लिए जाना जाता, अपसाइड हो या डाउन साइड हो, 1,72 आए वो बहुत बढ़िया टारगेट है उनका। वहां पे एक बारी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, निकलना चाहिए, और करेक्शन का यहाँ पे फिर वेट करना चाहिए। विदाउट करेक्शन फिर से री एंट्री बाय के लिए मैं नहीं सलाह दूंगी जी। और 2026 में कुछ प्रिडिक्शन करना चाहेंगे आप, सोना या चांदी कुछ भी? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एनालिस्ट को एक बार फिर से दोबारा एनालाइज करने की जरूरत है कि मैं सोच रही थी यहाँ पे, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि क्या होगा। चांदी का पैटर्न हमेशा यही रहा है वीरेंद्र जी, कि जिस साल इसने हाई बनाया है उसके अगला साल इसमें बहुत बड़ा करेक्शन आता है। जिस साल भी रिकॉर्ड हाई बनाती है ना ये कमोडिटी, चाहे मतलब मल्टी ईयर हाई बनाती है, उसके नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा करेक्शन आता है। तो ऐसे में संभल के ट्रेड करने की कोशिश है। लेकिन इस बार जिस तरीके से डिमांड फैक्टर्स है, एआई हार्डवेयर, 5G, सोलार, जिसका कोई भी अभी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में मुझे लग रहा है कि 2026 में मैं ज्यादा नहीं, फिलहाल के लिए $65 to $70 से आगे नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि उतना यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इसमें एंटर करने के लिए आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए करीब करीब $40-42 के रेंज का। जी मैम। और गोल्ड? गोल्ड मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, ये जो टैरिफ है ना, इसका ग्लोबल ट्रेड पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड काफी कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे केसेस में जब ग्लोबल ट्रेड कम होगा, वॉर कंटिन्यू है, और आपको लोअर इंटरेस्ट रेट का वो रहेगा, डी डॉलराइजेशन है, ये 4-5 फैक्टर्स गोल्ड को नीचे नहीं आने देगा। और गोल्ड में अब मैं बढ़ना चाह रही हूँ। पहले मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा हायर टारगेट्स मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी यहाँ पे एक बारी $4800 से लेके $4900 तक लेके हम चल सकते हैं गोल्ड को। जी मैम। और भारतीय टर्म में? ये भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कि करीब करीब आपको गोल्ड को अगले साल मान के चलना होगा 1,60,000 70,000 के करीब। जो हम चांदी के टारगेट दे रहे हैं ना इस बारी, वो हमारा गोल्ड का लक्ष्य रहेगा अगले साल सोने के लिए। जी। और थैंक यू सो मच मैम ये सारी जानकारी देने के लिए, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैम कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? गोल्ड और सिल्वर के लिए तो बड़ा सा डिस्क्लेमर देना होगा कि मेरी कोई पोजीशंस नहीं है। कंपनी में क्लाइंट्स की मेरी सलाह से पोजीशंस हो सकती है, लेकिन हम कमोडिटी ट्रेड हम लोग करते नहीं हैं। और दोस्तों ये वीडियो हमने जो भी यहाँ पर डिस्कशन किया है वो सिर्फ जानकारी के पर्पज से किया हुआ है। आप कोई भी कदम उठा रहे, चाहे फिजिकल में बेच रहे हैं, चाहे एक्सचेंज पे बेच रहे हैं, चाहे डिजिटल पे बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, पहले आपको अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे सलाह लेनी है, अपना रिस्क देखना है, उसके बाद खरीद बिक्री जो भी कर रहे हैं आप करिएगा। हम सिर्फ ये मार्केट इतना वोलेटाइल है तो आपको जो सिचुएशंस है उनको बता रहे हैं, उनका डिस्कशन लेकर आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। आप सभी जुड़े उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपका धन्यवाद। हमारे साथ आधा घंटा आपने बिताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।